एक हमारी बच्ची आई नहीं है, इसलिए ये रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। यस, चलिए हमने कल जो टॉपिक किए थे, हमने स्टार्ट क्या किया था, हमने लर्निंग को स्टार्ट किया था। जहां से पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ना बेटा, फिर परेशान मत होना, क्योंकि आपको दिसंबर में एग्जाम देना है। डोंट वेरी, मिनिमम 2.5 मंथ जरूर लगेगा कोर्स को कंप्लीट होने में, ठीक है। अरे वो पेपर यूजीसी नेट का कंप्लीट की हम बात कर रहे हैं, एक यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसको तो हम और ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट वीक में निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। यस, नहीं, जिस तरीके से ये इनका है आपका अलग है, आपका पूरी थ्योरी है, बट इनका पॉइंट वाइज है, वो थोड़ा अलग है, ठीक है। आपको मैं अलग से पढ़ाता रहूंगा, परेशान ना, ठीक है। चलिए, सो कल हमने पढ़ा था, बस अब बंद करना, बात नहीं करनी है, लर्निंग। और एक बार करेंगे रिवीजन जल्दी से, और रिवीजन के बाद में आगे बढ़ जाएंगे। रिवीजन में सबसे पहले हमने पढ़ा लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? सो कैन एनीवन डिफाइन व्हाट इज लर्निंग? मोबाइल से बाहर निकल के, जो हमारा बिहेवियर और बिहेवियर के चेंज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं शिवानी? कल बताया था कि बिहेवियर में चेंज करना, बिहेवियर में चेंज जब किया जाता है, जो प्रोसेस होता है उसे टीचिंग कहते हैं, और जब बिहेवियर में चेंज हो जाता है उसे लर्निंग कहते हैं। इसके बाद में क्या किया था हमने? कंडीशनिंग। क्या रिवीजन नहीं करते हो घर पे जाके? टीचिंग ऑफ लर्निंग करते ही सर, फोर कंडीशनल क्या क्या थी? क्लासिकल यानी कि जो लर्निंग की हमने थ्योरीज कंप्लीट की हैं, जो थ्योरीज उनके दी गई हैं वो 4 थे। यहाँ पे और भी थ्योरीज हैं, लेकिन हमने जो डिस्कस करना स्टार्ट किया था वो इनको किया था। सबसे पहले थी आपकी क्लासिकल। इसमें मैंने कहा था मुझे सबसे पहले कंडीशनिंग मीनिंग क्या होता है इसका बताओ। ट्रेनिंग कंडीशनिंग थ्रू ट्रेनिंग। हाँ, बाहर से ऑन कर लो, ठीक है। कंडीशनिंग का मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है? बिहेवियर में चेंज बाय ट्रेनिंग। बिहेवियर में चेंज बाय टीचिंग तो होता है क्या? लर्निंग करना, लर्निंग का प्रोसेस, बट बिहेवियर में चेंज बाय ट्रेनिंग होता है कंडीशनिंग। सबसे पहले हमने पढ़ी थी क्लासिकल, और क्लासिकल में क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था भैया? पैवलोव। और क्या था इसका प्रोसेस? इट इज एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू नो द पॉइंट्स। व्हाट इज द पॉइंट? जो देखो बेटा शिवानी, आप नहीं थे कल, ध्यान से सुनना। एक अनकंडीशनल सिचुएशन में या स्टिमुलस में एक कंडीशनिंग स्टिमुलस को जब हम मिला देते हैं तो वो क्या बन जाती है? लर्निंग बन जाती है। अब सर ये अनस्टिमुलस कंडीशनिंग और कंडीशनिंग स्टिमुलस होता क्या है बताइए? अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है? एक्सप्लेन करो शिवानी, क्या होता है? अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब कि किसी चीज को सिखाने की जरूरत नहीं है। एज एन अगर कुत्ते के सामने खाना पड़ा है तो उसको ऑटोमेटिकली उसको लार टपक जाएगी। जैसे हमारे सामने भी अगर हम रखेंगे तो हमें खुशबू से या किसी चीज से हमारे को वो सलाइवा बनने लग जाएगा। तो उसके लिए हमें कुत्ते को कंडीशनिंग सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली उसके अंदर है। ठीक है, दिस इज योर अनकंडीशनल स्टिमुलस। यानी कि किसी एक्टिविटी के लिए कुछ ना करवाना, जो नेचुरल है, जो करना होता है ऐसे ही हो जाएगा। अनकंडीशनल ये नहीं था। अनकंडीशनिंग का मतलब था कंडीशन देना। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस का मतलब होता है कंडीशन देना। वो तो एग्जाम्पल है। कंडीशनिंग का मतलब है जिसमें कंडीशन को नहीं देना पड़ता। कंडीशनिंग का मतलब होता है ट्रेंड। सॉरी, शायद मैं गलत बोल रहा हूं। अनकंडीशनिंग वही है जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अनकंडीशनिंग का मतलब होता है कि हमें कोई कंडीशन उसमें प्रोवाइड करनी नहीं थी,
कंडीशनिंग में हमें कंडीशन को प्रोवाइड करना होता है, देना होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आप समझोगे। क्या, एक डॉगी है, बंदर को आप, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, बंदर को सबने देखा होगा। बंदर का जंप करना आप जानते हो, बंदर जंप करता है ना? बंदर ऐसे ही जंप नहीं करता। अगर आपको यह लगता है कि इंसान की आवाज से बंदर जंप करता है, समझ के, ऐसा नहीं होता है। उसे इन दो कंडीशनों से मैच कराया जाता है। कैसे मैच कराया जाता है? देखो, अनकंडीशनल सिचुएशन ये है कि अगर आप किसी के हाथ को जलाओगे तो वो अपना हाथ पीछे हटाएगा, सिंपल है। तो अनकंडीशनल हुआ है, मान लो एक ये गर्म बर्तन है, कोई ऐसे तवा रहता है, और ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मैंने खुद मदारी से ही सुना है। ऐसा जंप करना बंदर का, ये कंडीशनिंग हो जाएगी। यानी कि एक गर्म तवे पे एक स्टिक के साथ में बंदर बैठा, एक आदमी बैठा है अपनी स्टिक के साथ, यहां इसके हाथ में ना स्टिक है, और यहां पे दूसरा आदमी बंदर को अपने साथ में बंदर को पकड़े हुए है। ठीक है, ये गर्म बर्तन है। ये इंसान जब भी जमीन पे स्टिक मारता है, ये इंसान उस बंदर को इस गर्म तवे पे बैठा देता है। जैसे ही वो गर्म तवे पे बैठेगा तो वो जंप लेगा, हाथ जलेंगे, पैर जलेंगे, जंप लेगा तो वो इधर कूद जाएगा, इसे फिर उठाया जाएगा, फिर ये जमीन में डंडी मारेगा, बंदर को फिर यहां छोड़ दिया जाएगा, वो फिर जंप करेगा। नॉर्मल बात है, करना पड़ेगा उसे। ऐसा ये कंटिन्यू करता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बंदर का कनेक्शन इस तवे से ना होके इस डंडी से हो जाता है। अब जब भी जमीन पे डंडी लगेगी, बंदर को ये लगेगा कि तुझे ना गर्म बर्तन पे बैठाया जाएगा और तुझे जंप करना है। तो ये होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। एक ऐसी कंडीशन कि अगर आप किसी को गर्म चीज पे बैठा रहे हो या हाथ रख रहे हो तो वो तो उठाएगा। ये तो अनकंडीशनल सिचुएशन हो गई, स्टिमुलस हो गया, यानी कि ये पॉसिबल है, ये तो हो गई। खाना देख के कुत्ते अपना जीभ बाहर निकालेगा, नॉर्मल है ना? जैसे जमीन पे पड़े हुए पैसे को देख के इंसान को उठाना लाजमी है, और वो ये भी किसी से नहीं पूछेगा। हालांकि अब पूछ लेते हैं कुछ लोग, लेकिन ऐसा बहुत कम, रेयर चांसेस है कि वो पब्लिक से, जैसे मान लो रोड से मुझे 100 का नोट मिला तो मैं किसी से नहीं पूछने वाला। मैं भी, हाँ, इस क्लास में मुझे मिल जाए तो शायद 2-4 आदमी है, मैं पूछ सकता हूं जो मेरे रिलेटिव है। रोड से मिलेगा तो मैं नहीं पूछने वाला। सो एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो एक्टिविटी हम नॉर्मली करते ही हैं वो तो हो गई है, और एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम नॉर्मल वो एक्टिविटी नहीं करते। बंदर को इस डंडी से पहले कोई कनेक्शन नहीं था, रेगुलर प्रैक्टिस करने से क्या हुआ है, बंदर का कनेक्शन इस डंडी के साथ बन गया है, स्टिक के साथ बन गया है। अब स्टिक जमीन पे लगते ही उसे लगता है तुझे फिर जलाया जाएगा, और वो जंप करता है। इसे ही ट्रेनिंग बोला जाता है। और कंडीशनिंग का मतलब मैंने बताया ही है, ट्रेनिंग होता है बिहेवियर में चेंज करना। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं नोट सेंड करूंगा, एक बार उनको ग्रुप में ऐड करना है, जो भी आपका में से ग्रुप एडमिन है। अभी नहीं, क्लास के बाद करना। अब दूसरा हमने पढ़ा था क्या, किसने दिया था दूसरा? ऑपरेंट। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसे दिया किसने है? इंपोर्टेंट है, इसे स्किनर। और क्या कहा था इसने? ये कहा, यस बोलो, जो एग्जाम्पल से देखो, जब ना आप पढ़ाई करते हो तो एग्जाम्पल तब दिया जाता है जब आपको किसी को पढ़ाना हो, और जब आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आपको आंसर देना हो। एग्जाम्पल तो मुझे देना, आपको आंसर देना। आंसर क्या है सर? किसी के बिहेवियर पे या तो रिवॉर्ड या पनिशमेंट, दो एक्टिविटी कर दो, रिवॉर्ड दे दो या पनिश कर दो, या तो उसे रिवॉर्ड दे दो या पनिश कर दो, या फिर पनिशमेंट दे दो। दो काम कर दो। अगर आप, सिंपल सी बात है, और ये है, हम इससे लर्निंग को सीखते हैं। एक छोटे बच्चे को आप उसे अगर कोई भी काम करना है तो उसके आप सामने एक कंडीशन डाल दो कि अगर तुमने होमवर्क किया तो तुम ये काम कर सकते हो, अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो तुम ये काम नहीं कर सकते। जैसे बच्चे को आइसक्रीम खानी, और आपने फ्रिज में आइसक्रीम भी रखी हुई है, नॉर्मली करते होंगे आप लोग घर पे, है ना, कि होमवर्क करोगे तो आइसक्रीम मिलेगी, होमवर्क नहीं हुआ तो आइसक्रीम। हाँ, तो क्या होगा? रिवॉर्ड। सो इससे क्या होगा, बच्चा उस काम को करेगा क्योंकि उसे क्या खानी है? आइसक्रीम।
उसे आइसक्रीम चाहिए, और अगर नहीं करेगा तो उसे पनिशमेंट भी मिलने वाला है, उसे आइसक्रीम नहीं मिलेगी। सो ये कहा था स्किनर ने कि जरूरी नहीं है कि आप एक अनकंडीशनल सिचुएशन और कंडीशनल सिचुएशन को ही जोड़ के सीखो, ऐसा नहीं है। आप क्या कर सकते हो, जो भी बिहेवियर कर रहा है उस पर क्या कर दो, या तो रिवॉर्ड दे दो या तो पनिशमेंट दे दो। अभी तो स्कूल के बच्चों का नहीं पता, लेकिन पहले स्कूल में बच्चों के साथ ऐसे होता था, जैसे कि मैं था उसमें से खुद एक है, होमवर्क करके नहीं गए तो पिटाई होती थी स्टिक से। अभी तो हाल में तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पेरेंट्स एकदम एक्शन ले देते हैं टीचर के विरुद्ध। हाँ, अब मान नहीं सकते, लेकिन हम बहुत पिटे हैं तो हमें पनिशमेंट मिलता था, लेकिन हम वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, पनिशमेंट हमने बर्दाश्त था, होमवर्क हमने भी नहीं किया, कर लो जो करना है। क्योंकि उससे पता है इसे लॉ ने क्यों हटाया है, हमारी मेंटेलिटी। देखो, अगर एक बच्चा होमवर्क करके लेके नहीं गया एक कॉपी का, तो उसको 2 स्टिक लगती थी। फर्स्ट डे उसे दर्द हुआ, वो रोया बहुत ज्यादा। सेकंड डे भी 2 स्टिक लगी, वो दोबारा भी इसने ऐसी एक्टिविटी की होगी। आप लगातार ऐसा 10 दिन करवा दो, 11th डे ना बच्चे की मेंटेलिटी ये हो जाएगी कि होमवर्क नहीं होगा तो क्या होगा, 2 डंडी लगनी है, लग जाने दे। तो यहाँ पे ये ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए। इससे अच्छा है कि बच्चे को आप डायरेक्टली, एक कभी भी अपने बच्चे को क्या बोलते हैं, डिमोटिवेशन नहीं करना चाहिए। किसी भी इंसान को डिमोटिवेशन जैसे अक्सर होता है, क्या होता है, हमारी फैमिलीज क्या करती है, वो भी हमारे बिहेवियर से टच करता है, वहां पे हमें रिवार्ड और पनिशमेंट मिलता है। हमारे पेरेंट्स अक्सर क्या करते हैं, हमारे ही सामने किसी और बच्चे के ना बड़ाई कर, क्या कहते हैं, बढ़ाइया करते हैं उसके बारे में। हाँ, उसको अच्छा, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं और हमारे में बारे में गलत बोलते हैं। हालांकि हम इससे क्या नहीं करते, शो नहीं करते, हम देखते नहीं है, मानते नहीं है और थोड़ा फील भी नहीं करते, बट ये इफेक्ट डालता है। अगर ऐसा कंटिन्यू होता रहा तो एक दिन बिहेवियर में फिक्स हो जाएगा, और जिस दिन बिहेवियर में फिक्स हो गया उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म। आपका बच्चे को अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हो ना तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और उसको डी अप्रिशिएट कर रहे हो ना उसको कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, जो ना आपको पता चल रहा है और ना उस बच्चे को पता चल रहा है। सो ये बिहेवियर से कनेक्ट है, जो पनिशमेंट एंड रिवार्ड पे डिपेंड करता है। यानी कि स्किनर ने ये कहा कि ये जरूरी नहीं है लर्निंग के लिए, आप ऐसे भी लर्निंग को अच्छे से सीख सकते हैं। इसके बाद में एक और आया, जीन पियाजे, और वो क्या लेके आया था, थर्ड का क्या नाम लिखा था हमने, बताओ, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव। एक तो जो भी कॉग्निटिव की थ्योरी है ना, जो भी यहाँ पे बोला गया है, आपको मैंने पहले भी बताया है, सॉरी आप तो थे नहीं, लेकिन कल मैंने शायद डिफाइन किया था कि कॉग्निटिव क्या होता है। कॉग्निटिव होता है माइंड वर्क, जो आपके नॉलेज बेस्ड होता है। क्या होता है, नॉलेज बेस्ड। ये नॉलेज पे बेस्ड होता है। सर नॉलेज बेस्ड क्या होता है, अब सिंपल सी ये बात है कि जो आपका कॉग्निटिव होता है ना, इसमें आपका हेड डेवलप होता है, और हेड डेवलप होने का मतलब क्या होता है, हेड। हेड देखो, हमारे पास ट्रिपल एच होते हैं, और टीचिंग के माध्यम से हमारे ट्रिपल एच को डेवलप किया जाता है। फर्स्ट एच, सेकंड एच एंड थर्ड एच। फर्स्ट एच हेड, सेकंड एच हार्ट, और थर्ड एच हैंड। तो ये हेड से कनेक्टेड है। हेड का मतलब है, ताकि आप याद रखो, हेड का मतलब क्या होता है, नॉलेज। भाई हेड में क्या वर्क करेगा, क्या एक्टिविटी चलेगी आपके दिमाग में, नॉलेज की जितनी भी एक्टिविटी से चलेगी, सोचना, याद करना, सीखना, सिखाना, ये सब। एक चीज है जो आपके हेड को नहीं, आपके हार्ट से जाती है, वो क्या है, इमोशन। किसी को देख के, कोई रो रहा है उसे देख के आपका दुखी होना, ये आपका हेड का वर्क नहीं है, और आपके हेड ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो आपके हार्ट वर्क है, वो इमोशनल होता है। कोई खुश है, कोई हंस रहा है, उसको देख के आपको ऐसा लगता है कि वो खुश है, ये आपका इमोशन है हार्ट से। तो ये हेड से कनेक्टेड होता है, नॉलेज बेस होता है। किसने दिया है, जीन पियाजे। पिएजेट है ये, जीन पिएजेट बोलते, प्याजे, हाँ प्याजे बोलते हैं, लेकिन पूरा टी है, ठीक है। अब इसने क्या कहा, एक बार मेरा नोट्स पुड़िया देना पीछे से। नहीं बेटा, फोन से थोड़ी ना पढ़ाया जाता है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तभी तो कवर करेंगे।
चलो मैं एक बार इसको रीड करता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, कहता है कि इसे दिया जीन पियाजेट, PIAGET, आई होगा यहां, आगे बोल रहा है कॉग्निशन मीन्स इन इंडिविजुअल थॉट्स, इंडिविजुअल थॉट्स यानी कि नॉलेज, इंडिविजुअल थॉट्स यानी कि खुद से सोचना, अंडरस्टैंडिंग समझना, नॉलेज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडियाज अबाउट द इन्वायरमेंट एंड हिमसेल्फ, इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज को कलेक्शन करना और खुद के बारे में, अपने आप के बारे में भी सोचना, है ना। इंट्रापर्सनल होता है, जानते हो इंट्रापर्सनल क्या होता है, खुद के बारे में खुद से बातें करना या खुद के बारे में बात करना, ये सारी चीजें इसने कहा कॉग्निटिव थ्योरी में जीन पियाजे ने कि ये सब किससे है, कॉग्निटिव डोमेन यानी से हेड से टच है। लेकिन ये इसमें क्या कहना चाहता है कि लर्निंग होती कैसे है, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, अगर मैं इसे नहीं पढ़ूं, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं। ये कहता है कि लर्निंग ना इसके माध्यम से होती है, बस बात खत्म। यानी कि किसी भी चीज को आप या तो ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करके उसकी नॉलेज बनाओगे, जो भी किसी चीज को आपने देखा तो आपके अंदर ना इंटरनली प्रोसेस चलता है पूरा। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने कहा कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, अब आप क्या इसके करने से ऐसा बोलने से करोगे, नहीं, इंटरनल प्रोसेस चलेगा, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अच्छा चलो करके देख लेते हैं। अच्छा जब आपने करके देखा, आपके हार्ट को अच्छा लगा, तो वो क्या है, आपकी नॉलेज होती है। यही जीन पियाजे ने कहा कि जो नॉलेज है ना, जो लर्निंग होती है, वो ना ही तो अनकंडीशनल कंडीशनिंग स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस से होती है, ना ही बिहेवियर पे डिपेंड होती है, इट इज ए इंटरनल प्रोसेस, ये हमारा आंतरिक प्रोसेस है जो हमारे माइंड में चलता है, ठीक है। देखो ये आगे बोलता है, दिस इज प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू कंस्ट्रक्टिव एंड एक्टिव द थॉट प्रोसेस। इसमें क्या होते हैं, थॉट एक्टिव होता है, प्रोसेस उसकी प्रक्रिया चलती है बाय मेमोरी और प्रैक्टिस, बाय मेमोरी और प्रैक्टिस, यानी कि एक तो तुमने पहले किसी चीज को लर्न किया, पहले तो किसी चीज को क्या किया, लर्न किया, और फिर उस पर क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे लगातार। यानी कि छोटे से बच्चे को जब ये बोला गया ही इज योर फादर, ही इज योर फादर, जब आप कंटिन्यूस बच्चे को बोल रहे हो तो बच्चा उस बात को एक्सेप्ट कर लेगा, जो आप बोल रहे हो सुन के ऑब्जर्व कर लेगा, ही इज माई फादर, है ना, ऑब्जर्व कर लिया। अब लगातार आप उससे प्रैक्टिस कराओगे, बेटा पापा आए हैं बोलो पापा, बेटा पापा आए हैं बोलो पापा, अंत में आके दुखी होके बच्चा बोल ही देता है पापा। सो ये आपका कॉग्निटिव है। अच्छा क्या एक छोटे से बच्चे से आप पापा बुलवा सकते हो इस कंडीशन में, या इस कंडीशन में है कि बेटा टॉफी तभी मिलेगी पापा बोलोगे, ना बोल पाया तो टॉफी नहीं मिलेगी, या खाना नहीं मिलेगा, या दूध नहीं मिलेगा। सो इस बात को जीन पियाजे ने क्या किया, खारिज, इन बातों को नहीं माना। उसने कहा कि एक माइंड का प्रोसेस है, इंटरनल प्रोसेस है, किसी बात को पहले एब्जॉर्ब करना, सुन के देख के एब्जॉर्ब किस तरीके से कर सकते हो, अपने सेंसेस से। कितने सेंस है हमारे पास, 5, उनके माध्यम से किसी चीज को लेना और फिर उसके प्रैक्टिस करना लगातार। जैसे कि आपको बता दिया कि 2 2 जा 4 होता है, ये एक बार में थोड़ी सीख लिया होगा हमने, है नहीं, इसे लगातार सुना गया होगा, ऑब्जर्व किया गया होगा लगातार, फिर टीचर इस कॉपी पे हमेशा हमें वर्क देता है ना, तो वहां लिख के देता होगा 2 2 जा 4। और स्टार्टिंग में आपको पता है ये भी बोला जाता है कि इन पे ना पेन चला के लेके आना, ऐसा बोला जाता है। तो ये जो 2 2 जा 4 हमें लगातार बोला जा रहा है, लगातार बोला जा रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे इसको, और ऑब्जर्व करके फिर करेंगे हम प्रैक्टिस लगातार, फिर हम लिखते रहेंगे, तो क्या हो जाएगी, हमारी लर्निंग हो जाएगी। ये जीन पियाजे ने बोला था। बच्चों को यही पढ़ाया जाएगा, पापा बोलो तो वो बोल रहा है, ऐसा सीख नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल है भाई, हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन रट्टाफिकेशन पे है, एंड यू नो दैट कि अगर ऐसा ना हो तो बच्चा कुछ सीख भी नहीं सकता। रटना भी जरूरी है। एक बच्चा अगर जिसका जन्म हुआ है, आप उसे एक बंद कमरे में सिर्फ खाना दो, उसके पास किसी आदमी को और मत भेजो, सिर्फ उसकी मदर को भेजो, है ना, जो उसके पास रहे, और उससे कुछ बुलवाओ मत, वो कभी नहीं जान पाएगा, वो बोल ही नहीं पाएगा। हम जो भी सीखते हैं ना, सबसे पहले हम इन्वायरमेंट से ही सीखते हैं। आप अपने बच्चे से कभी भी पापा मत बुलवाओ, उनसे डैडी या फादर बुलवाओ, उन्हें पता ही नहीं होगा कि पापा क्या होता है। ट्रू। सो वो यही है
क्योंकि ये आपके माइंड का प्रोसेस है। लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ माइंड। माइंड का पहले ऑब्जर्व करना और फिर प्रैक्टिस करना, तो वो क्या हो जाता है, लर्न हो जाता है। दो चीजें ली है इन्होंने, एक लिया क्या है, ऑब्जर्व करना, और दूसरा प्रैक्टिस करना। वन एग्जाम्पल, टीचिंग हाउ टू लुक एट दैट टाइम। देखिए, समवन हु हैव थॉट यू द मीनिंग ऑफ द बिग हैंड एंड लिटिल हैंड, यानी कि जैसे इसमें आपने बताया है कि एक घड़ी में ना, एक घड़ी है और किसी ने आपको बताया होगा स्टार्टिंग में जब आपने किया होती है वो मिनट की होती है, तो छोटी सुई होती है वो घंटे की होती है, यानी कि छोटी सुई जहां होगी उतने तो बजने वाले होंगे या बज चुके हैं, और बड़ी सुई को आप 5-5 के हिसाब से क्या कर देना, मिनट में बदल देना। क्या हर रोज किसी ने बताया था आपको कि आज 1:05 हो गया, या फिर अगले दिन बताया हो 1:10 हो गया? ऐसा आपको किसी ने बताया? नहीं। आपने क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया कि जो बड़ा हैंडल है सुई का, उसका वॉच का, वो मिनट का है, और 5 का टेबल आपने यहाँ रखा हुआ था ही ऑलरेडी, उसे यहां से ऑब्जर्व किया। टाइम के बारे में, घड़ी के बारे में, सुइयों के बारे में किसी और ने बताया, वहां से ऑब्जर्व कर लिया, दोनों को मैच कर दिया। यानी कि एक चीज और भी यहां से होगी जो आगे वाली थ्योरी में हम बात करेंगे कि हम लर्निंग करते हैं प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज को ऐड करके। ठीक है, तो किसी ने बताया होगा 5 का टेबल कि 5 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20 आता है, और किसी ने यह भी बता दिया कि हैंडल जो होता है वो हर 5 मिनट में घूम जाता है, बड़े वाला। तो आपने दोनों को मैच कर दिया होगा, एक साथ मिला दिया होगा, तो आपने टाइम देखना सीख लिया है। वैसे मैंने तो नहीं सीखा था, जब नहीं आता था टाइम टेबल तो पूछता था कितने बजे, ये सुई देखो, ये सुई देखो, खुद पता कर लो कितने बजे। वो आप पता है क्या कर रहे हो, वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ऐसा सभी करते हैं, ऐसा सभी करते हैं। पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कहते हैं ना 2:45 बजे हैं। और एक बार तो मेरे साथ ऐसी कंडीशन करी, और स्कूल में अच्छा खासा 8 क्लास का बच्चा पूरी इंसल्ट कर दी, वैसे ही मैं कुछ ज्यादा होशियार था। उन्होंने मुझे क्या क्या बोला कि बताओ घड़ी में 2:30 बजे हैं, कितना टाइम हो गया? 2:30। अब मैं भी कंफ्यूज, 2:30 कैसे बजाऊं? पहले तो मैं 2 कभी 2:30 नहीं बोलता था, 2 कोई 2:30 बोलता था, लेकिन 2:30 बजते हैं, कैसे बजेंगे? 3 बज जाएंगे। 2:30 का मतलब 3, 2:30 का मतलब होता है आधा, और 2:30 का मतलब हो गया 2:30, 2:30 में 30 मिनट्स को ऐड कर दो, 3 बज गए। तो क्या वो सही पूछ रहे थे और बताने वाला क्या सही था? चलिए, सही एग्जांपल दिया अगर, तो आपको पता है मैं क्या अपनी बेटी को सिखा देती है। उसके ऊपर आईएएस का बुक चढ़ा हुआ है, तो वो अभी से आईएएस के क्वेश्चन पढ़ रही है कोर्ट में। नहीं ऐसा नहीं, टाइम को ऐसे नहीं, टाइम तो 2:30 और 1:30, इससे अलग तो आप ये भी नहीं कह सकते। 3:30 को 3:30 बोलना पड़ेगा, 2:30 1:30 सिर्फ 1 और 2 के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि टीचर ने ऐसा क्वेश्चन किया, हालांकि अगर आप रीजनिंग पढ़ने वाले हो तो इट इज पॉसिबल 2:30 बज सकता है घड़ी में, ऐसा नहीं है। तो हम 3:30 या 2:30 बोलते हैं, 3 मतलब 2:30 को 3 बोलना, तो उसमें 30 साढ़े का मतलब आधा होता है। ये लॉजिक हम लगाते ही नहीं है। मैंने लॉजिकल रीजनिंग की बात की। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग टेक्स प्लेस इंटरनली इनसाइड। ये कहा है मैंने कि ये जो प्रक्रिया होती है वो इंटरनल होती है, आंतरिक होते हैं, अंदर से ऑब्जर्व करना, प्रैक्टिस करना, तो लर्निंग हो जाती है। बस इसमें अगर हम जीन पियाजे के 2 वर्ड से हमें याद करना है, जैसे हमने इसे किया है, जैसे हमने इसे लर्न किया है, अगर इसे याद करना है तो याद रखो ये नॉलेज बेस होती है। इसमें किसी भी चीज को पहले आप ऑब्जर्व करोगे और ऑब्जर्व में ऐड कर दोगे अपनी प्रैक्टिस को, तो वो क्या हो जाएगी भैया, वो खत्म। अभी इसमें प्रीवियस नॉलेज का तो प्रीवियस नॉलेज का उसकी भी अलग थ्योरी बनाएंगे। सब्जेक्टिव कर सकते हो। हाँ, इसका प्रैक्टिस। हाँ, यानी कि पहले ऑब्जर्व कर लेगा, फिर इंटरनल इसमें थॉट लगाएगा, जो इंटरनल पूरी प्रक्रिया होगी उसमें, और फिर उसमें अपना प्रैक्टिस लगाएगा। बिना प्रैक्टिस के तो हो ही नहीं सकता, बिना प्रैक्टिस के तो हम टेबल तक नहीं सीख सकते। ये सारी विधि हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम सोशल लर्निंग की बात करेंगे। सोशल लर्निंग क्या होती है? आप एक बार इन किताबों से बाहर निकलो। मेरा मानना यह है कि अगर आपको पढ़ना है ना, आपको एक अच्छी लेवल की पढ़ाई के अच्छे लेवल पे जाना है, तो आप ना बुक से बाहर निकलो, क्योंकि बुक का पढ़ना इट्स रटना, एंड हम इस सिचुएशन में नहीं है कि आप रटो। आप अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा दूं, मैं आपको ये कहता हूं, मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने इसमें 1
2 3 4 5 6 7, ये 7 से 8 वर्ड अगर आपने याद कर लिए होंगे ना। सर इसमें एक और वर्ड था एसोसिएशन। एसोसिएशन ये है तो हाँ ना सर, वो प्लस वाला। ये एसोसिएशन है। हाँ। यहाँ भी एसोसिएशन है सर, सहसंबंध बनाना, किसका, बिहेवियर का या प्लेसमेंट का, बिहेवियर का रिवार्ड, एसोसिएशन। तो ये जो 9 वर्ड है ना, इससे आप मिनिमम 3 पेज पूरे लिख सकते हो लगभग। उसमें एक पेज में तो आप इसको कंप्लीट डिफाइन करो और फिर एग्जांपल लिखो। बोले तो सर पहले ऐसे चार्ट बनाते हैं। पहले चार्ट बनाओ, जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, जैसे बीएड के क्वेश्चन करने जाना है तो चार्ट बनाओ। आज मेरे साथ बहुत अजीब सी घटना हुई है। मेरे मार्क्स फर्स्ट पेपर में है 76, सेकंड पेपर में है सर यूजीसी के 66, नहीं 100 में से ना। हाँ 67, और किसी ने जहाँ पे जाके गड़बड़ कर दिया। किसी ने मतलब यूजीसी में जो मेरी कॉपी चेक की गई वो गलत हो गई थी, इसमें 2 नंबर का बैग लग गया, तो बड़ा किस चीज का 2 नंबर से बैग लग गया ना सर, मतलब 50 होगा तो इट वुड बी क्लियर। हाँ मतलब 50 बन हो जाता। अरे यहाँ पर देखो, अरे सर कौन सा है, सर कौन सा एग्जाम? एलएलएम फाइनल ईयर सर आप इस वाले एग्जाम में हो गया, हो गया। हाँ सर हो गया। चलिए। सर यूजीसी नेट कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं बेटा, सर कह रहे सर का एलएलएम का मेरा एलएलएम का एग्जाम। हाँ फिर एलएलएम। हाँ सर पढ़ते ही रहेंगे। नहीं एलएलएम मास्टरी डिग्री, मास्टर डिग्री सर पब्लिक एजुकेशन की दे सर। सर आप बन जाओगे ना एडवोकेट। सर आप एडवोकेट बन जाएगा बस। एडवोकेट को मतलब सिर्फ 3 साल हाँ बस सर एलएलबी बनते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं। लोअर कोर्ट के लॉयर नहीं बनते। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट एंड लॉयर? बाद में बात करेंगे। सर मैं बताऊंगी। अभी पहले पॉइंट आगे करेंगे। अब अगले पॉइंट को पढ़ेंगे हम, सोशल लर्निंग। कौन है ये बंडूरा? नहीं बैंड वही ना बैंडूरा। अल्बर्ट बैंडोरा। अल्बर्ट सोशल लर्निंग बैंडूरा। सोशल लर्निंग को दिया किसने है? बैंडूरा बैंडूरा बैंडूरा। नाम रखने वाले को पता नहीं चला। अल्बर्ट बैंडोरा। अब क्या होता है सोशल लर्निंग, क्या होती है ये लर्निंग, पता है क्या है? ये सोशल लर्निंग है बच्चे के स्कूल में जाने से पहले का सीखना, जो वो समाज से सीखता है। गुड। कैसे सीखता है? सुनता है और मुझे देखता है। सड़क पे चलते हुए, गाड़ी में बैठते हुए, कोई कुछ भी करते हुए, घर परिवार, मार्केट में जाते हुए। एक पॉइंट हो गया। हाँ। अब बोलो दूसरा पॉइंट। ऑब्जर्व करके और सुन के। हाँ मान सकते हैं। एक आप हर चीज से सीखता है, उसमें कोई एक चीज सुना इन्वॉल्व होती है। हर चीज से क्या सीखता है? जैसे उसने कुछ सुना, लाइक गाली देना जो होता है ऐसा। कोई गाली दे रहा, वो सुन के आएगा, उसने 2 बार बोलेगा, बस सीख गया। अरे मुझे ऑब्जर्वेशन का किसने पॉइंट बनाया था? वही था। और एक पॉइंट आप जल्दी से। अच्छा साइड पार्ट को एक भी आता है। बेटा सोशल लर्निंग की ये थोड़ी ना बात कर रहे हैं कि कब आए थे। हम अपने आप को लेके चलो। मैंने कल शायद रिकॉर्डिंग में भी बोला है, आपको टीचिंग सीखनी है, टीचिंग एप्टीट्यूड का चैप्टर कंप्लीट करना है, तो जहां भी पहुंचना है ना खुद को लेके जाओ, अपने आप को सोचो आपने सोसाइटी से क्या सीखा है और कैसे सीखा है। ये सीखा कि 4 लोग मैं जिससे बात, आप बोलो कैसे सीखा है? कुछ तो सीखा है ना आपने सोसाइटी से। हाँ तो बहुत कुछ में से क्या, कैसे सीखा होगा उसे आपने? स्पीड से, टाइम नहीं मिला बहुत। शिवानी, फर्स्ट वी लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स। वैसे बिल्कुल, क्योंकि हमारे सबसे पहले शिक्षक ही माँ बाप होते हैं। नेक्स्ट आवर टीचर्स एंड आवर टीचर से पहले की बात चल रही है। वंशिका का जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट में पूरा का पूरा सोशल लर्निंग आ जाता है। ऑब्जर्वेशन सर, सीक एंड ऑब्जर्व। हाँ और हियरिंग। देखना और सुनना और फिर
चलिए ऑब्जर्व देखने ही होंगे ना। अब मैं बताता हूं आपको, जो वंशिका का पॉइंट था, इट इज वेरी शॉर्ट एंड क्लियर, यही इसका पॉइंट है। सोशल लर्निंग, अल्बर्ट बेंडोरा ने ये बोला कि ऐसा भी नहीं है कि ये इंटरनल प्रोसेस है। अगर ऐसा होता तो एक छोटे बच्चे को मम्मी पापा कहलवाने की जरूरत क्यों थी? वो तो जरूरी थी नहीं। अगर ये माइंड का प्रोसेस है लर्निंग, है ना, कि किसी चीज को देखना, किसी चीज को सीख के उसकी प्रैक्टिस कर लेना, वो हालांकि वो सही था, लेकिन वो कहाँ लागू होता है? वो तो तब लागू होगा जब बच्चे का माइंड एक्टिव हो जाएगा। जिस बच्चे का माइंड एक्टिव नहीं, क्या उसे सिखा सकते हो इससे? नहीं। सोशल लर्निंग का मतलब है ऑब्जर्वेशन लर्निंग, किसी का मानना था। यानी कि सोशल लर्निंग में ये कहते हैं कि किसी भी चीज को सीखा जाता है समाज के साथ कनेक्ट हो, ऐड हो। कैसे कैसे ऐड हो सकते हैं? देखना, सुनना, वो सारी चीजें, वही सिक्स सेंसेस आपके यूज होते हैं सोशल में, और इसमें आप बहुत कुछ सीखते हो जो नॉट एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन जो नॉलेज प्रोसेस में आप ज्यादातर एजुकेशन को लोगे, लेकिन जो अगर सोशल लर्निंग की बात करें तो इसमें हम समाज के साथ जुड़ के जो ऑब्जर्व करके सीखते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो इसने कहा है दीप्ति ने, एब्यूजिंग। ना कोई स्कूल ना कोई कॉलेज आज तक ऐसा बनाया क्या, देखा है आपने कोई एब्यूजिंग का कॉलेज स्कूल? लेकिन बच्चा सबसे पहले सीख लेता है किससे? समाज से। कैसे? ऑब्जर्व करके। अगर मेरे घर का माहौल लड़ाकू है, मेरे घर में अक्सर झगड़े रहते हैं, तो उसका इफेक्ट मेरे जो भी हमारा बच्चा है, जो भी भाई छोटा जो भी है, उस पर जरूर पड़ेगा। और इसीलिए जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो कभी भी अपने बच्चों के सामने, अगर मे भी उनके पीछे अगर कोई बात हो जाए तो अपने बच्चों के सामने कभी बोलते नहीं है ऊंची आवाज में, क्योंकि अब आज के जो स्टूडेंट जो पेरेंट्स है ना, उन्हें नॉलेज हो चुकी है। जो न्यू जनरेशन के पेरेंट्स हुए, उन्हें पता चल चुका है कि इसका इफेक्ट आपके बच्चे पे पड़ने वाला है। अगर बच्चा, आप याद रखना, एक और एप्पल सिखाने के लिए 1 महीना लग सकता है, लेकिन एक गाली सिखाने के लिए 3 दिन चाहिए। बस 3 दिन में बच्चा गाली सीख जाता है। और वो कहां से सीखता है? सोशल से, समाज से, समाज के साथ कनेक्ट होके। मे भी कि मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा है, मेरे घर में बहुत अच्छे तरीके से बच्चे रहते हैं, या पेरेंट्स भी उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेवियर करते हैं। अगर कोई गलती भी हो जाए तो उन्हें ज्यादा डिमोन्स्ट्रेशन नहीं किया जाता, ज्यादा नहीं डांटा जाता, समझाया जाता है। बट मेरे जो नाइबरहुड है, अगर उसका इन्वायरमेंट सही नहीं है तो उससे भी बच्चा सीखेगा। मे भी कि मेरे घर में बच्चे ने लड़ना नहीं सीखा है, जोर से चिल्लाना नहीं सीखा है, एब्यूजिंग नहीं सीखी है, लेकिन हो सकता है कि मेरे जो पड़ोस में दूसरा घर है वहां पे ये एक्टिविटी होती हो, और मैं हमारा यहाँ का बच्चा उस घर में जाता हो तो वहां से भी गेन करेगा। इसीलिए अल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि जो लर्निंग होती है वो ऑब्जर्वेशन होती है, लर्निंग है। यानी कि इसमें बच्चा क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है किसी भी चीज को, लर्निंग हो जाती है। अब करेंगे रीडिंग। The social learning theory also known as observational learning, इसे क्या जाना जाता है? Observational learning भी बोला जाता है। And state that is an individual learn, ये क्या है? Individual, अपने आप के लिए लर्निंग होता है, just by being told about something or observing the what happened on to the other people. Other people यानी कि इसमें अपने लिए सीखना, दूसरे व्यक्ति जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसको अपने लिए सीखना। गाली दे रहा था चाचा, जो पड़ोस के चाचा है वो गाली दे रहे थे किसी को, लेकिन मैंने सेल्फ में लर्निंग कर लिया, अपने लिए लर्न कर लिया उनकी एक्टिविटी। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वन कैन लर्न थिंग बाय ऑब्जर्विंग पेरेंट्स, मॉडल, टीचर्स, मॉडर्न पिक्चर, पेयर्स, बॉसेस, टीवी, आर्टिस्ट, एटीसी। एक और एग्जांपल देखते हैं। आप अपने बच्चे के सामने, सॉरी आप नहीं, आप मेरे बच्चे, एक ऐसा प्रोग्राम चलाओ, जैसा भी प्रोग्राम आप अपने बच्चे को रोज अपने बच्चे को दिखाओगे ना, उसका इफेक्ट भी बच्चे पर पड़ेगा। उसकी एक्टिविटी वैसे होना बहुत पॉसिबल है, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर सकता है। आप मारधाड़ की मूवी दिखाओ और उसके सामने फिर कोई लव स्टोरी की मूवी चलाना, उसे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंच भर का भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर किसी बच्चे को कार्टून देखना पसंद है, छोटे बच्चों को कार्टून पसंद होते हैं, आप उनके सामने कितने भी अच्छी, कितने भी हाई लेवल की मूवी लगा दो, वो इसे लाइक नहीं करेंगे। उन्हें वो कार्टून ही पसंद है, क्योंकि वो भी उन्होंने क्या कर लिया? ऑब्जर्व कर लिया है अपने लिए। तो जो कुछ भी क्या करते हैं,
स्टूडेंट्स या लर्नर्स या कोई भी व्यक्ति ऑब्जर्व करके सीख लेता है, लोगों से कनेक्ट होकर सीखता है, उसे सोशल लर्निंग कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? इसमें क्या क्या हो सकते हैं? टीवी, पोस्टर, अजीब अजीब से पोस्टर दीवार उस पे आजकल लगे हुए हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, है ना? हाँ सर। सीखते हैं। वो जो गलत डायरेक्शन के हैं उससे गलत डायरेक्शन भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि सही मिले, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई बच्चा है, कोई बच्चा अपने घर में है और उसके घर के जस्ट सामने कोई ऐसा पोस्टर लगा है जो गलत है, उसका इफेक्ट उस बच्चे में पड़ सकता है, वो उसे ऑब्जर्व कर सकता है। मेरी बेटी सर 8 साल की, वो बहुत कुछ देखती है और पूछती है जिसके जवाब मैं दे नहीं पाती। सो दिस इज बेस्ट वे फॉर द सोशल लर्निंग। उसने क्या किया है? आपसे ना सीख के समाज से सीखा। आप भी समाज में ही आते हैं और समाज से सीख के वो क्वेश्चन कर रही है, तो इसे कहते हैं सोशल लर्निंग। उसने कुछ ना कुछ देखा होगा, उसने कुछ ना कुछ सुना होगा और उसे ऑब्जर्व किया होगा, तभी वो आपसे क्या करता है, करती है, क्वेश्चन करती है। शराब पूछती है सर, शराब हाँ, क्या? तो शराब को वो तो नहीं जानते। अब जैसे चल रहा है ना सर, फोर्थ क्लास, फोर्थ क्लास में, जैसे फोर्थ क्लास की बच्ची है तो वो तो ड्रिंक नहीं करती, उसने ये कहीं से ना कहीं से क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इसमें। Many patterns of behavior are learned by just watching the behavior of the other and observing their consequence for them। क्या कह रहा है? बहुत सारे तरीके हैं दूसरों को ऑब्जर्व करने के, बहुत सारे। मुझसे लगभग 3 किलोमीटर दूर पे लड़ाई हो रही है, 3 तो चलो ज्यादा दूर हो गया, लेकिन 1 किलोमीटर जहां तक मैं सुन नहीं सकता, बट आई कैन सी, और मैं वहां से क्या कर सकता हूँ, ऑब्जर्व कर सकता हूँ। कैसे? कि अगर गोली माथे में मारी गई है तो डेफिनेटली मर्डर किया गया है, और अगर गोली पैर में मारी गई है तो मर्डर नहीं किया गया। क्या किया गया है? वो तो पुलिस पे हो जाता है, वो पुलिस पे लागू होता है। मैं आम आदमी अगर आपस में लड़ाई करते हैं, एक होता है कल्पेबल होमिसाइड, ये लॉ का सिस्टम है, और एक होता है मर्डर। एक में अंतर होता है क्या, कि अगर आप किसी को पैर पे गोली मार रहे हो तो आपका इंटेंशन उसे मारने का जरूर है, बट आप उसे ये, अगर उसे सही समय पे ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो बच सकता है। और एक अगर आप गोली सीधी माथे में या हार्ट पे मार रहे हो तो आपका इंटेंशन है मर्डर का, आप मर्डर कर रहे हो। पर सर इसमें ये भी तो होता है कि ना, अगर तुम उसी टाइम मार रहे हो, तुमने एंगर में मार दिया तो उसमें कोई केस नहीं बनता। वो अलग नहीं, वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है। हाँ, एंगर में मार देना कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है, ये तो फिर लॉ का पॉइंट हो गया पूरा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझसे 1 किलोमीटर दूर पे कोई गोली चला रहा है और किसी ने गोली चलाई उसके हार्ट पे, तो वहां से मैंने क्या ऑब्जर्व किया है? मैंने वहां से, जब मैं छोटा हूँ, वैसे मैं छोटा हूँ तो मैं डेफिनेटली किसी से पूछूंगा कि गोली अगर दिल पे मारी, हार्ट पे अगर गोली मार दी जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। वहां से उसने क्या किया, उसे ऑब्जर्व कर लिया। तो हम अपने सेंसेस से ऑब्जर्व कर लेते हैं। जरूरी नहीं है मैं कुछ देख के ही हो, कुछ को देख के कर सकते हैं, कुछ सुन के कर सकते हैं। गालियों को हमेशा सुन के ऑब्जर्व किया जाता है। और मैं बेस्ट एग्जांपल इसलिए देता हूं क्योंकि गाली सिखाने के लिए बट अपने पेरेंट्स जो होते हैं ना, पूरा एफर्ट लगाते हैं कि हमारा बच्चा गाली ना सीखे, लेकिन वो फिर भी सीख ही जाता है, क्योंकि ये उसे सोसाइटी से मिलने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। और सर ये फैक्ट भी तो होता है, जिसने मना किया है उसको हम कोशिश करते डालने की। हाँ, नेक्स्ट द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड, एंड नेक्स्ट की हम बात करेंगे, अगला पैटर्न आ गया है। एक पैटर्न का है नाम, जहां से सोशल के बाद में एक आए थे हार्वर्ड, हॉवर्ड, HOWARD, हॉवर्ड गार्डनर, मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये भी थ्योरी है, हाँ, मल्टीपल इंटेलिजेंस। हाँ, मैं बताता हूं, बहुत सिंपल है। सर बस इतना ही करेंगे आज? क्यों? इसके पूरी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। मल्टीपल इंटेलिजेंस ना? अरे आगे अरे सर एक और नया टॉपिक बोल रहे थे, शुरू करिए। वो थ्योरी इसमें इतनी ज्यादा है, इसमें अभी अभी तो इसमें सोशल में इसमें ना अल्बर्ट क्या नाम था उसका, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव जो डोमेन दिया है उसके 4 स्टेप भी बताएंगे कि बच्चे का कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, उसको भी पढ़ेंगे। सो मल्टीपल इंटेलिजेंस किसे दिया था, किसने दिया है? हॉवर्ड, HOWARD, हॉवर्ड, GARDNER। अब ये क्या है? इसने कहा, देखो ये सब ना अपने अपने लर्निंग की थ्योरी दे रहे थे, यानी ये सब अपना अपना मानना था, ठीक है। अल्बर्ट बंडुला का ये मानना था कि हम सोसाइटी से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके, और ये भी किसी हद तक क्या था, सही था। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी अभी आप टीचिंग के बारे में, इस थ्योरी के बारे में सुन रहे हो, तो अभी भी तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, और समाज का हिस्सा कौन बन गया? मैं। तो मुझसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो ऐसे भी सीख रहे हो हैं। और अगर हम बात करें
जीन पियाजे की या पियाजे की बात उसकी भी सही थी। कैसे कि आप प्रैक्टिस करोगे किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ बता दिया, आपने ऑब्जर्व कर लिया, क्या काफी है? प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो ये खत्म, लर्निंग हो ही नहीं पाएगी। होवर्ड गार्डनर ने कहा कि जो लर्निंग होती है ना, वो डिपेंड करता है बच्चे के आईक्यू लेवल। मल्टीपल इंटेलिजेंसी यानी कि बच्चों का जो दिमाग होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, आईक्यू लेवल सबका अलग अलग होता है। किसी बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, तो किसी को टेक्निकल काम में इंटरेस्ट होता है, किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट होता है, ब्लॉग बनाने में इंटरेस्ट। हाँ। सो जो मल्टीपल इंटेलिजेंसी की थ्योरी थी, वो होवर्ड गार्डनर ने ये कहा कि आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हो कि लर्निंग सिर्फ ऐसे हो जाएगी। लर्निंग डिपेंड करती है कि उसका आईक्यू लेवल क्या है। आप किसी को मान लो किसी बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, आप कितनी भी ताकत लगाओ, आप उसमें इंटरेस्ट पैदा कर नहीं सकते और वो बच्चा पढ़ नहीं सकता। वो सीखेगा, जितना भी सीखेगा जबरदस्ती सीखेगा, तो उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। रीड करते हैं। प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के क्या थे? प्रोफेसर थे। इट सजेस्टेड, इन्होंने सजेस्ट किया दैट द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन आईक्यू टेस्टिंग, ये क्या है कि जो एजुकेशन वो सॉरी जो लर्निंग है ना, वो डिपेंड करती है आईक्यू लेवल पे। और ये क्या होता है? भिन्न भिन्न प्रकार का, डिफरेंट टाइप का होता है सबके अंदर, और इसका टेस्ट करना सही नहीं है। किसी के इंटेलिजेंस को टेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है? क्या पता कोई पढ़ने में अच्छा नहीं हो, लेकिन उसका टेक्निकली दिमाग बहुत ज्यादा वर्क करता हो, और आप उसको कहां पे टेस्ट कर रहे हो? उसका आईक्यू लेवल, टीचिंग पे या पढ़ाई पे, उसके रीडिंग पे, तो वहां तो वो कामयाब नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो टेक्निकल में भी कामयाब नहीं है। इसमें बढ़ते हैं आगे। इज फार टू लिमिटेड इंस्टेड, यानी कि इसने कहा लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप किसी की टेस्टिंग कर दोगे किसी के आईक्यू लेवल को, ठीक है? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एट डिफरेंट इंटेलिजेंसी टू अकाउंट, 8 इंटेलिजेंसी, 8 इंटेलिजेंसी को अकाउंट किया गया है इसके द्वारा। 2029 में और 20 में दोनों जगह इससे क्वेश्चन था। एक बार में पूछा गया था कि मल्टीपल इंटेलिजेंसी को दिया किसने है, और एक बार में ये पूछा गया था कि मल्टीपल इंटेलिजेंसी की कितनी स्टेज बताई गई है। तो 8 स्टेज होती है मल्टीपल इंटेलिजेंस की। अभी तक जो स्टेजेस हैं इनमें से कोई क्वेश्चन बन के नहीं आया। ये नहीं पूछा गया कि स्टेज में से कुछ पूछ ले। जैसे ये कहता है, एक होता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी, जो वर्डों को समझ लेते हैं, वर्ड समझ लेते हैं, राइटर हो गए हैं। और कौन हो सकते हैं? लायर्स। लायर्स किसका यूज करते हैं? वर्ड्स का। वो वर्ड्स को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, एक वर्ड से पूरी थ्योरी बदल देते हैं, पूरा पॉइंट चेंज कर देते हैं लायर, ठीक है? दूसरे टाइप के हो सकते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी, जो इंजीनियर लोग होते हैं, जिनका लॉजिक, जिनका दिमाग बहुत ज्यादा वर्क करता है, बहुत जल्दी मैथमेटिक्स में काम कर जाता है। तीसरी तरीके की हो सकती है स्पेक्टिकल बॉडी लैंग्वेज। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो बॉडी लैंग्वेज कुछ क्या सभी समझ लेते हैं। आपको कोई बड़ी बड़ी सी आंखें करके दिखा रहा है, आपको पता चल जाएगा। अरे नहीं, स्पेक्टिकल इंटेलिजेंसी पिक्चर स्मार्ट होता है, मैं बॉडी लैंग्वेज चौथा बता रहा हूँ। पिक्चर स्मार्ट का मतलब क्या होता है? पहचान कर लेना, देखकर पहचान कर लेना, है ना? बॉडी लैंग्वेज किसी की बॉडी से पहचान कर लेना, कौन कौन कर सकता है? बॉडी लैंग्वेज में कौन आते हैं? अरे भैया बॉडी लैंग्वेज से जो आपको इम्प्रेस कर सकते हैं, डांसर। हाँ हाँ भैया अभी बोल दो, अभी तो इसकी स्टेजेस कंप्लीट करनी है हर हाल में। अभी देखो ये यहाँ अभी टाइम क्या हुआ है? 12 बज गए। चलो इसके स्टेप्स तो करके ही जाएंगे जरूर। फिर बोलते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंसी, जो म्यूजिक स्मार्ट होते हैं, जो डांसर दोनों। और ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान में एक ही तरीके की इंटेलिजेंसी हो, 2 तरीके की हो सकती है, ठीक है? इंट्रापर्सनल है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल दूसरों के साथ बातचीत करने का तरीका हो जाता है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल अपने आप को पहचानना। इसमें उल्टा है क्या? इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल क्या है? पीपल स्मार्ट। पीपल स्मार्ट का मतलब होता है लोगों को समझ लेना। सर ने बोला इंटर बोला अंदर, नहीं पहले इंट्रा मैंने बोला है इंटरपर्सनल होता है लोगों को समझ लेना, और इंट्रापर्सनल होता है अपने आप को समझ लेना, ठीक है? और नेक्स्ट है नेचुरल इंटेलिजेंसी, जो नेचर को समझ लेते हैं।
किसी भी प्रकार का नेचर, किसी इंसान का देख के, जैसे कोई इंसान गुस्से में है या दुखी है, कैसे पता चल जाता है? सर इसका मतलब नेचर से रिलेटेड नहीं होगा, एनवायरनमेंट और इससे रिलेटेड, किसके आगे यही मतलब नेचर स्मार्ट नहीं, वो नेचर नहीं, नेचर किसी को देखने का नेचर, किसी को देख के उसके नेचर को समझ लेना। एक इंसान ऐसे करके बैठा है, उसके मुंह नीचे आप क्या लगाओगे? तो अपने इन्वायरमेंट को नहीं, उसके नेचर को देखना, आदमी के नेचर को। सर इसको याद भी कर लेना शाम को। नहीं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है ना? आपसे पूछ सकते हैं क्या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है, या आईक्यू लेवल में कैसे काम करते हैं, पूछ सकते हैं। इंट्रापर्सनल में क्या होता है, म्यूजिक के बारे में पूछ सकते हैं। मैथमेटिकल का कौन होता है? इंजीनियर लोग होते हैं। ऐसे एक दो क्वेश्चन बन सकता है, आज तक कभी बना नहीं है, ठीक है? इसमें से दो ही क्वेश्चन बने हैं, एक बार पूछा गया है इसका नाम, और दूसरी बार पूछा गया है कि कितने स्टेजेस दिए हैं। अब हम बात करेंगे 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को किसने दिया? नहीं, वो सर जी है सर, सर के पीछे भी है ना, मुझे बोल रहे थे सर। जीन पियाजे। ये क्या हुआ कि जीन पियाजे ने देखी पहले इसकी थ्योरी कि कॉग्निटिव डोमेन होता क्या है, कॉग्निटिव क्या होता है, कॉग्निटिव थ्योरी को दिया। फिर इसने दोबारा, जैसे जैसे चल रहा था ना, यहाँ इनकी बातें चल रही थी, कोई कह रहा है कि पीआई को ऑब्जर्विंग करके सिखाओ, कोई कहता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, अलग अलग तरीके से उसके बेस पे सिखाओ बच्चे को। तब इसने ये कहा कि जो माइंड का जो प्रोसेस होता है, माइंड जो डेवलप होता है ना, कॉग्निटिव का मतलब मैंने बताया हेड मतलब माइंड, यानी कि नॉलेज, जो हमारी नॉलेज डेवलप होती है वो 4 स्टेज में। पहली स्टेज का नाम, 4 स्टेज में सबसे पहली है सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर स्टेज, जो 2 साल तक होता है। सबसे पहले कौन सी हो गई, इसको कंप्लीट करेंगे बस आज। थैंक यू सर। सर मैं जान गई आपकी बात से। मोटर, सेंसरी मोटर होता है 2 इयर्स की एज। सर चार्ट बना दो ना। ठीक है। प्री प्री ऑपरेशनल, PREP, प्री ऑपरेशनल, OPERP, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 से 7 साल। स्टेज 7 से 11 साल। सर इसमें से भी आ जाते हैं सबसे। हाँ, स्टेजेस के बारे में पूछा गया है, इसी में क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा अभी आपको। इसके जस्ट आगे फॉर्मल ऑपरेशन। अप टू 12 साल से ऊपर 4 स्टेजेस दी दोबारा से जीन पियाजेट ने, और ये कहा कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो इन 4, बच्चे का नहीं, उसके माइंड का जो डेवलपमेंट होता है वो उसके 4 पार्ट्स में होता है। पहला सेंसरी मोटर, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो पहला है कि सेंसरी मोटर, वो है 2 इयर्स, जब बच्चा सिर्फ 2 साल। सेंसरी का मतलब होता है सेंस, जिसमें बच्चा किसी भी नॉलेज को गेन करता है सेंस के माध्यम से। एग्जाम्पल, एक छोटे से बच्चे को गोद में जो है और कोई गर्म चीज लो, और उसके हाथ, उसे पहले तो तुम उसे पकड़ दोगे ना, तुरंत वो कैच कर लेगा। जब उसको गर्म लगेगा वो उसे छोड़ देगा, दोबारा आप उसके हाथ में उसे दो, वो कैच नहीं करेगा। ये आपका सेंसरी मोटर है।
जब सेंस के माध्यम से नॉलेज डेवलप होती है, नॉलेज बढ़ती है, सेंस के माध्यम से हम कुछ ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसे सेंसरी मोटर कहते हैं, फिंगर्स। अब रीड करें, देखो, द इनफैक्ट नो द वर्ल्ड थ्रू देयर मूवमेंट एंड सेंसेस। जब किसी मूवमेंट और सेंसेशन यानी कि जो अपने सेंसेस है उनके माध्यम से किसी नॉलेज को गेन करता है 2 साल का बच्चा, जैसे हाथ पैरों का हिलाना। दूसरा, चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू बेसिक एक्शन सच एज सकिंग, क्रैपिंग, लुकिंग एंड लिसनिंग। जो बच्चा 2 साल का है वो सीखता कैसे? सुन के। पापा है, पापा है, पापा है, एट लास्ट मान लेगा वो इस बात को कि ये पापा है, क्योंकि लगातार क्या हो रहा है? सुन रहा है। लुकिंग, देख रहा है। अगर किसी इंसान को, किसी छोटे बच्चे को आप लगातार ये तो बोल रहे हो कि पापा है, पापा है, या फादर है, फादर है, फादर है, बट वो इंसान अगर दिखाई नहीं दे रहा तो उसको वर्ड तो याद हो जाएगा, लेकिन है कौन पापा ये नहीं जान पाएगा। सो देखकर, सुनकर, ग्रैपिंग करके और सेंसेस के माध्यम से सबसे पहले नॉलेज की जाती है जब हम 2 साल, है ना, करते हो ना ऐसे एक्टिविटी। हमारे साथ भी सेम यही हुआ हो। प्री ऑपरेशनल स्टेज, जब हम बच्चा चला जाता है 2 से 7 साल में, तो क्या क्या करता है, किस तरीके से प्री ऑपरेशन का मतलब होता है, प्री माने तैयार करना, पहला ऑपरेशनल, पहला ऑपरेशनल शुरू हो गया, अब वो थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देगा, थोड़ा सा सोचना शुरू कर देगा। कैसे? शायद जिसे लगातार बोला जा रहा है पापा है, एक दिन आगे बोल दे, मन में आ गया बच्चे के, बोल दिया पापा, एंड वो दिन बड़ा अच्छा लगता है पेरेंट्स को, है लिखा भी रहता है, लिखा रहता है, राइटिंग में भी लिखा रहता है, दैट डे हमारे बेबी ने हमको ये बोला। चलिए, चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक सिंबॉलिक। चिल्ड्रन कैसे सोचने लगते हैं, कैसे सीखने लगते हैं? सिंबॉलिक, सिंबल का यूज समझना शुरू कर देते हैं, है ना। एक छोटे से बच्चे को अगर, जो बहुत छोटा है, जो 2 साल का है, आप अगर उसके सामने वो एक ही फेस को समझता है बस, और वो फेस क्या है? उसकी मदर का फेस, वो उसे ही समझता है। वो अपनी माता के फेस की तरफ को कंटिन्यू देख रहा है ना। और उसे आप ये कहो बेटा उसे देखो, तो आपको ही देखता रहेगा, अरे बेटा उसे देखो, जाओ क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, चुप रहो ना, मत बोलो। फिर आप क्या करोगे? उसकी मुंडी पकड़ के घुमा दोगे, भैया इसे भी देखना है, अच्छा इसे भी देखना है, अच्छा भाई तुम्हें भी देखेंगे। वो फिर से मुंडी अपनी वापसी घुमा देता है, अगर उसे नहीं पता। लेकिन जब वो 2 साल का हो जाएगा ना, तो वो ऐसा नहीं करेगा। 2 साल के बाद वो सामने वाले पर्सन की गोद में भी जा सकता है, अगर ऐसा बोला जाओ बुआ की गोद में चले जाओ, बच्चा बन गया, चलो बुआ अगर लेके जाएगी कुछ खिलाने के लिए तो गोद चले जाएंगे, नहीं तो बुआ तुम निकल, काम बहुत है, रोना भी है थोड़ी देर बाद, भूख लगी तो बहुत करती है, ठीक है। एंड लर्न टू यूज वर्ड एंड पिक्चर टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। सीखता है किस किस से? एक तो पिक्चर से जो उसे दिखाई दे रही है, दूसरा सीखता है किससे? वर्ड से जो उसे बोला जा रहा है, एक सिंबल जो उसे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ बच्चा स्कूल में भी तो जा रहा है ना, है ना। आपके स्टार्टिंग में बच्चे को फेस दिखाओगे नहीं, उसे ना बुक में एक ही चीज दिखाई देती है, जो छोटी बुक होती है जिसमें वो ए फॉर एप्पल उसे सिर्फ एप्पल दिखाई देता है। वो जो ए दिख रहा है ना, वो आप लोगों को दिख रहा है, वो उसे नहीं दिख रहा, उसे इतना ही पता है कि ये लाल सी चीजें बड़ी अच्छी सी है, वो सिर्फ एप्पल देखता है, तो सिंबल को समझना स्टार्ट कर देता है। और फिर जब जैसे जैसे 2 साल से 3 साल 4 साल, तो फिर समझ रहा था अच्छा इस एप्पल के बराबर भी एक चीज भी लिखी रहती है, रोज क्लास में से चिल्लाया भी जा रहा है ए फॉर एप्पल। अच्छा हो सकता है कि ए फॉर एप्पल का कनेक्शन, अच्छा ये ए फॉर एप्पल होता है यानी कि ए से बनता है। एसएमएस का एग्जांपल देती हूँ, मैं स्कूटी से बेटी को लेकर आ रही थी, बोलोगे मेरे पास ये एग्जांपल है, रेड लाइट हुई ना, मैंने उसे समझाया मम्मी ये स्पाइडरमैन वाली लाइट है, क्योंकि उसके दिमाग में है कि स्पाइडरमैन का कलर लाल है संकेतों से। हाँ। तो उसने बोला ये स्पाइडरमैन वाली लाइट है, रुक जाओ, अब जब हल्क वाली लाइट होगी तो हम चल पड़े। लाल और हरे को स्पाइडरमैन और हल्क। सही याद किया है, हाँ। अच्छा था। चिल्ड्रन एट दिस स्टेज, इस स्टेज में टेंड टू बी, क्या लिखा है बोलो? इगोसेंट्रिक। इगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? इगोसेंट्रिक का मतलब होता है
अगर उसकी बात को आपने नहीं माना वो हर्ट हो जाएगा। अगर आपने नहीं माना कि रेड लाइट मतलब स्पाइडरमैन है तो मजाल कि तुम बच्चे से रोड क्रॉस करा दो, वहीं रहेंगे जब तक हल्क नहीं चल आ जाए। सर वो स्कूटी की चाबी बंद कर देता है, कैसे चला ली। तो क्या है, ये इगोसेंट्रिक होता है, इसमें बच्चों के पास अपना ईगो आ जाता है और वो सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर उसने जिद कर ली मुझे 1 रुपया चाहिए या 5 का नोट चाहिए तो भैया चाहिए, और वो अगर उसे नहीं मिला तो फिर आ जाओ मैदान में, हैं रोड पे मिलेंगे हम, और वो भी लेटे हुए, बैठे भी नहीं मिलेंगे, और अगर और ज्यादा कुछ लेट कर दिया तो फिर पैर पटकना शुरू कर देंगे, हैं ये एक्टिविटी करना शुरू कर देता है बच्चा इस स्टेज में। अब वो क्या हो रहा है, सीखने के लिए तैयार हो रहा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ गया है। यानी कि अगर बच्चे ने कुछ कहा है और उसकी बात को अगर आपको मानना पड़े तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा, और वो कब होगा, 2 से 7 साल। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बस इसमें इतना था, आगे बढ़ेंगे। कंक्रीट ऑपरेशनल एज 7 to 11 ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन बीइंग द थिंकिंग लॉजिकल एंड कंक्रीट इवेंट्स। कंक्रीट का मतलब क्या होता है, कंक्रीट का मतलब होता है किसी भी चीज को देखा जाना, ऐसी कोई भी चीज जिसे हम देख सकते हैं। और इस एज में आके बच्चा क्रिटिकली सोचने लगता है। कैसे, अगर आपने बोला होता और एज ये होती कि बेटा नहीं स्पाइडरमैन और रेड जो चीज है वो दोनों अलग है, ये रेड लाइट है, इसका मीनिंग अलग होता है, और स्पाइडरमैन मूवी में दिखाया जाता है उसकी अपनी अलग पहचान है, इसकी अपनी अलग पहचान। यहाँ वो नहीं मानेगा, यहाँ वो सोचना शुरू करेगा, हाँ मेरी मोम ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा होना चाहिए, तो वो क्रिटिकली सोचना शुरू कर देता है। अब अगर यहाँ पे बोला गया होता कि स्पाइडरमैन और रेड लाइट दोनों अलग अलग चीजें हैं तो वो नहीं मानेगा, लेकिन अगर यहाँ बोला जाएगा तो मे बी कि वो अभी माने ना, लेकिन वो सोचना जरूर शुरू कर देगा। हाँ शायद मम्मा ठीक कह रही थी, ये रेड लाइट है, ये अलग सिंबल है, और जो स्पाइडरमैन है वो अलग सिंबल। ठीक है आगे बढ़ते हैं, लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये हो गया 12 सर एक मिनट, सर कंक्रीट का मतलब क्या होता है? कंक्रीट का मतलब होता है ऐसी चीजें जिन्हें देख के नॉलेज को समझा जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हमारी तब होती है, क्रिटिकल थिंकिंग हम तभी सोच सकते हैं, कहते हैं ना एक सिक्के के 2 पहलू, लेकिन वो सिक्का तो हो तभी तो 2 पहलू कर पाओगे, तो वो जो सिक्का होगा वही आपका कंक्रीट है। बिना देखे, बिना किसी चीज को देखे यहाँ वो अपनी थिंकिंग को नहीं सोच सकते। विजुअलाइजेशन। हाँ विजुअलाइजेशन, वो जिसे देखेगा उसे में ही क्या कर सकता है, क्रिटिकली सोच सकता है। यानी कि अगर ये कहा जाए एक पहलू के 2 सिक्के होते हैं, ऐसा एक मुहावरा बच्चे को सिखाया जाए, सो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो बोलते रहो आप, यहाँ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक सिक्का ना दिखाया जाए और बताया ना जाए ये फर्स्ट पहलू और ये सेकंड, तब वो उसे क्रिटिकली सोचता है। अच्छा जो इसका नीचे वाला हिस्सा है या ऊपर वाला हिस्सा है या हेड वाला हिस्सा है या टेल वाला हिस्सा है, इनको बोला जाता है 2 पहलू। सो कंक्रीटली सोचता है, कंक्रीटली पहले देखेगा और फिर ही क्रिटिकल थिंक करेगा। 12 इयर्स की एज के बाद देखते हैं, एट दिस स्टेज द एडोलेसेंट और यंग एडल्ट बिगिन टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। एब्स्ट्रैक्टली मतलब क्या होता है, अभी आपने कंक्रीट का मतलब यहाँ पे समझा, अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब समझो। यहाँ पे आप बिना कुछ दिखाए सिखा सकते हो, बिना किसी चीज को दिखाए उसके बारे में सिखा सकते हो। अगर आप कह दो कि मुंबई में कोई ऐसी बिल्डिंग है या कोई भी एक मशहूर, जैसे दिल्ली में है लाल किला, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ लाल किला दिखाओगे तो ही वो उसके बारे में सोच पाएगा। लेकिन 12 इयर्स के बाद में आप लाल किला ना भी दिखाओ, वो एब्स्ट्रैक्टली उसके बारे में सोच सकता है, क्रिटिकली उसके बारे में नॉलेज सोचना शुरू कर सकता। अच्छा लाल किला ऐसे ऐसे रहा होगा, और उसके बारे में आप उसे नॉलेज दोगे तो वो यहाँ उसके बारे में सोच सकता है या नहीं सोचेगा। यहाँ उसे कंक्रीट ही चाहिए, यानी कि वो एज ऐसी है अगर उसने किसी चीज को देख लिया तो ऑब्जर्व कर लेगा, नहीं देखा तो नहीं ऑब्जर्व करेगा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। एग्जाम्पल, आपने कंप्यूटर देखा है, सभी ने देखा है, सब चलाते हैं। अब कीपैड से आपने किया कि 2 + 2 और कंप्यूटर ने आपको लिख के दे दिया 4। आपने अपने बच्चे को सिखा दिया, यानी कि जो 7 साल से 11 साल का बच्चा है, ये हो गया जी उसका कंक्रीट, कि आपको उसको दिखेगा क्या 2, उसको दिखेगा प्लस, उसको दिखेगा 2
और उसको दिखेगा 4। लेकिन क्या कंप्यूटर ने इसे जोड़ के ऐसे दिया है? नहीं, कंप्यूटर इस लैंग्वेज को जानता ही नहीं है। कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज जानता है जिसे बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, 0 और 1 की लैंग्वेज। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट, मतलब ये जो 2 है ना, ये कंप्यूटर के लिए 2 नहीं है, वो कुछ और है, वो उसके पीछे की प्रक्रिया है। यानी कि 2 से 2 को जोड़ने 4 में पहुंचने तक जो उसने स्पीड से, वो बहुत ज्यादा स्पीड से काम करता है ना, तो जो उसने पीछे वर्क किया है जिसे आप देख नहीं सकते, उसे एब्स्ट्रैक्ट। और वो आप अपने बच्चे को कब समझा सकते हो? 12 साल के बाद। अगर आप 12 साल से कम बच्चे को ये कहो कि ये 2 नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, अगर हमें ये पता चेक करना हो कि 2 क्या है, तो भैया बाइनरी लैंग्वेज में 2 से कर दो इसे डिवाइड, 2 1 जा 0। तो पता है ये क्या है? ये बाइनरी लैंग्वेज में 10 है, 1 0। 10 नहीं बोलेंगे, 1 और 0। ये कंप्यूटर लैंग्वेज में 1 और 0 है। तो जो बच्चे की आंखों के सामने है वो कॉन्क्रीट होगा, और जो उसे पीछे से सोचना पड़ेगा किसी की हुआ कैसे है, जैसे अभी आपने सोचा है कि अच्छा ये ऐसे हुआ होगा 4, और 4 की लैंग्वेज क्या बनेगी? अच्छा सर 2 और 2 को छोड़ के 4 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे अगर 1 0 है और यहाँ पे भी 1 0 है, सर 4 कैसे आया? 4 कैसे बना होगा? इस फोन के 4 नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ भी नहीं है। इस 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा यानी कि 0, और 2 1 जा यानी कि 0। ये यहाँ पे ना 100 लिखा हुआ है बाइनरी लैंग्वेज, 4 नहीं है। बट दिख क्या रहा है? 4 है, कितना? 2। लेकिन ये जब वर्क करता है ना तो 10 से वर्क करता है, यानी कि 1 0 पे वर्क करता है। आंसर क्या दिखता है? 4। लेकिन ये 4 से नहीं वर्क करता है 1 0 0, जो हमें 4 दिखाई दे। सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट, जो पीछे काम चल रहा है, और जो आपके फ्रंट पे है वो आपका कंक्रीट है। क्लियर हो गया? अब तो कोई डाउट नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। Hypothesis problem and reason about hypothesis problem. Hypothesis क्या होता है? This is also hypothesis. Abstract knowledge आपकी hypothesis होती है, एक ऐसी बात को सोच लेना जो हो भी सकती है, जो नहीं भी हो सकती है, जो हो भी सकती है, जो नहीं भी हो सकता है। अक्सर अपने गोल को फिक्स करना हाइपोथेसिस ही होती है ना? आप रिसर्च में हाइपोथेसिस को पूरी तरीके से पढ़ोगे, किसे टेस्ट कैसे किया जाता है, लेकिन हाइपोथेसिस अगर आप सोचो, अब मैं आपको बताऊं, एक ऐसी सोच जिसे आप मान के चलते हो कि ये होगी, मे बी कि वो हो सकती है और नहीं, उसका उसे सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बारे में सोचना। यानी कि यहाँ से 12 साल की उम्र से बच्चा अपना गोल फिक्स कर सकता है, हालांकि हम करते नहीं है, लेकिन 12 साल का बच्चा अपना गोल फिक्स करके उसको फॉलो कर सकता है। एब्स्ट्रैक्ट थॉट एम्ब्रेस, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे बच्चा सोचने लगता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बाइनरी लैंग्वेज का यूज होता है, ना कंप्यूटर 2 को जानता ना 4 को जानता, वो 1 और 0 दो ही चीजों को जानता है, तो इनका ऐड जो होगा वो 1 0 में ही होगा। तो यहाँ पे बच्चा एब्स्ट्रैक्ट सोचेगा, अच्छा कंप्यूटर की रियलिटी ये नहीं ये है, तो ये बच्चा सोचेगा और समझेगा, ठीक है। और जितने भी हैकर्स होते हैं, जितने भी हैकर होते हैं ना, उनको ये नॉलेज कुछ ज्यादा होती है, इसीलिए वो कंप्यूटर को और तरीके से हैंडल कर लेते हैं। हम लोगों को 2 और 2 4 दिखता है, जो हैकर्स हैं उन्हें 2 और 2 4 नहीं दिखता है, उन्हें ये दिखता है। एक छोटा सी कहानी, एक फ्रेंड है मेरा जो हैकर का कोर्स कर रहा है। देखो, एक इसको सुनने से ऐसा लगता है जैसे निगेटिव थॉट है। अगर किसी के डाटा चोरी हो सकता है किसी कंपनी का, तो उसे प्रोटेक्ट करने वाला भी कोई होना चाहिए ना, तो इसके लिए जो भी है, उसने ये बताया, उसने एक मेरा अकाउंट नंबर डाला, पूरा अकाउंट नंबर डाल के बोला कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा अकाउंट नंबर दे दे, और नॉर्मली किसी का भी मिल जाएगा, अकाउंट नंबर में इतना बैंक अकाउंट। उसने बैंक अकाउंट नंबर डाला और पूरा प्रोसेस करके बोला अकाउंट में तेरे हैं 4000 कुछ रुपए में, 4000 समथिंग। बोला बता कितने छोड़े, मैंने कि पासवर्ड मेरे पास, बिना पासवर्ड के निकाले गए। बोला कितने छोड़ दो, मैंने कि तो इसमें से मुझे 500 रुपए निकाल के दे। बोला वापसी नहीं दूंगा, निकाल दूंगा, पार्टी करनी पड़ेगी इसकी। मैंने कि निकाल दी।
एक पॉइंट आया हुआ था G1 और G, अगर वो 1 को क्लिक कर देता वहां पे कर्सर से तो वो निगलेक्ट हो जाता, मेरा अमाउंट बच जाता। अगर वो 0 को क्लिक कर देता तो 500 रुपये तुरंत ट्रांसफर, एकदम 1 सेकंड नहीं लगी, जैसे ही क्लिक हुआ तुरंत 500 रुपये ट्रांसफर, 4000 रुपये। तो उन्हें लैंग्वेज होती है, उन्हें नॉलेज होती है इस चीज की, तो ओटीपी वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें, नहीं किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ बैंक का अकाउंट नंबर चाहिए और वो भी उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। एक सीरीज पकड़ते हैं, एक सीरीज को फॉलो करते हैं और उसी सीरीज को फॉलो करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। आगे Need to use deductive logic and reasoning from a general principle to specify information. किसी भी इंफॉर्मेशन को गेन जब वो करेंगे ना, किसी भी पर्सनल स्पेसिफिक मतलब होता है किसी अच्छी सी नॉलेज इंफॉर्मेशन को जब वो लेंगे तो पता है क्या करेंगे, उसके बारे में लॉजिकली सोचेंगे। ऐसा क्यों? जैसे कि हाल ही में आपने सोचा कि हमें तो 2 और 2 4 ही पता था, मे बी कि शायद आपको 2 और 2 4 ही पता था, शायद आज आपको पता चला है कि ये 2 और 2 4 नहीं होता, ये 1 0 1 0 100। सर तो हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स क्या हुई, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस? हमें कुछ करना है इन फ्यूचर, हाइपोथेटिकल थॉट होता है, हाइपोथेटिकल थॉट होता है, हमने कुछ सोच लिया और उसे सही मान के चले। एग्जाम्पल, हमने सुना है कि सूर्य का प्रभाव पड़ता है पेड़ों पर, ऐसा हमने सुना, ठीक है, और हम इस बात को क्या करना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं कि ऐसा होता है ना। तो हम क्या करेंगे, ये सूरज है, हम यहाँ पे रिसर्च करना शुरू करेंगे, एक चीज हमें मान के चलनी पड़ेगी, क्या कि या तो सूरज का प्रभाव पड़ता है और या तो नहीं पड़ता, यही आपकी है। यानी कि जब आप कोई चीज मान के चलते, मान के चलना, जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करके चलते हो तो यहाँ पे आपको 2 चीजों में से एक चीज को लेके चलना पड़ेगा, तभी आप इस पर रिसर्च कर सकते हो, तभी इसका सोल्यूशन कर सकते हो। तो सर जैसे ये लाइन बोलते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिख दो, हाँ, है ना, ये लाइन एक ऐसी सिचुएशन जिसे मान लिया जाए, जैसे टीचर ने बोलता कि अगर कहीं पे कुछ नहीं लिखा उसे मान लो x, तो वो आपकी हाइपोथेटिकल क्लियर है। चलिए आज के लिए काफी है, आज एक बार इसका पिक क्लिक करो और दोबारा से एक बार हमने कितने कितने कौन कौन सी थ्योरीज को पढ़ा है जल्दी से रिवाइज करेंगे और फिर जाएंगे। फोन रख दो और फिर से एक एक करके बोलना है, जल्दी जल्दी विद नाम और उनका वो भी बताना है। सोशल लर्निंग सर्वाइवल से होती है, फर्स्ट क्लासिकल, आराम से रिलैक्स, काम पूरा होना तो कभी बताऊंगा, फिर रिवीजन करेंगे। रेडी फॉर रिवीजन, है ना शिवानी? बेटा पैनिक नहीं होना, ये नहीं सोचना दिस इज योर फर्स्ट क्लास, टेक इट इजी, बहुत आराम से, आई एम हियर, डोंट वरी, ओके, प्रेशर नहीं लेना किसी भी तरीके का। अब इंजीनियरिंग को एक बार अटैच कर दे, ऐड कर दे और चलो शुरू करते हैं आपसे। आपका नाम? मानसी जी, बताइए। हाँ, लर्निंग से चाहिए मुझे, क्या होता है लर्निंग, वहां से, हाँ स्पीड से, एक मिनट, तो गिव मी योर फोन विद स्टॉपवॉच, यस, तो ना स्टॉपवॉच ऑन कर, क्या टाइम हो गया, 10:15 हो गए, 10:12 कोई बात नहीं, आप ही की तो क्लास है, आप ही को तो एक बेटा मेरे से नहीं पड़ेगी, स्टॉपवॉच अलार्म कर दो। चलिए, वी हैव 9 मिनट्स ओनली, 9 मिनट है हमारे पास और यहां तक पहुंचना है, सो उतनी ही स्पीड से चलना। रेडी भैया, जल्दी करो से बंद, फोन इस तरफ रखो, सो रेडी स्टार्ट। सर लर्निंग इज अ चेंजिंग इन बिहेवियर, हाँ ये प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट आगे, उसके बाद there are 4 theory of learning, हाँ, one is the classical, not 4 theory, you are saying that theories बहुत सारी है, अच्छा तो आप सिर्फ थ्योरी का नाम लो। क्लासिकल कंडीशनिंग सबसे पहली किसने दिया? पावलोव। क्या कहा? unconditional stimulus makes learning,
यानी कि एसोसिएशन के माध्यम से सुनते हैं और वो क्या बना देते हैं, लर्निंग। नेक्स्ट ऑपरेंट थ्योरी है, जल्दी से। ऑपरेंट थ्योरी जो दी है स्किनर ने दी है, उसमें ये है कि ना बिहेवियर पे रिवॉर्ड और आपको पनिशमेंट दी जाएगी और उसके थ्रू बच्चे को ट्रेन करा जाएगा। लर्निंग लर्निंग नॉट ट्रेनिंग। गुड। नेक्स्ट थर्ड कॉपरेट है, जैसे कॉग्निटिव नॉट कोऑपरेटिव। कॉपरेट हाँ जो इसका चेन प्याज एक ने दी थी, इसमें नॉलेज डेवलप हो गया हमारी, हाँ मतलब ऑब्जर्व करके हम चीजों को सीखकर प्रैक्टिकली करके प्रैक्टिस से सीखते हैं। यानी कि एक पॉइंट ये था इंटरनली थॉट जो नॉलेज बेस्ड है, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन जो जीन पियाजे ने दिया, उसने कहा कि ये क्या है, इंटरनली थॉट लर्निंग जो होती है वो इंटरनली थॉट होती है। जीन पियाजे ने कुछ और भी दिया है जो हमने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है, क्या था? नहीं, अभी जो आपने जो चार यस, तो वो भी इसी के साथ अटैच करो ना, अलग अलग क्यों पढ़ना, इसी के साथ अटैच करो। क्या होता है? Social learning, Albert Bandura. No, I want to know that how many stages of cognitive domain for learning. Name. Sensory-motor, pre-operational और ऑपरेशनल सर्वे प्री ऑपरेशनल, सर प्री ऑपरेशनल के बाद भी था एक ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल है, वो लास्ट का आता है, वो तो लास्ट है, थर्ड। क्या था सी से? कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट इतना सिंपल था, कॉन्क्रीट। यानी कि पता चल गया, यानी कि अगर हम बात करते हैं जीन पियाजे की पूरी थ्योरी को कैसे कन्वर्ट करोगे, आप ऐसे कंप्लेन करोगे कि इसमें नॉलेज का डेवलप होता है, इंटरनल थॉट चलता है, प्रैक्टिस से सीखते हैं, 4 स्टेजेस है माइंड के डेवलप होने की। पहली 2 साल, दूसरी 2 से 7, 7 से 11 और 12 से आगे। फर्स्ट को क्या बोला है आपने? सेंसरी मोटर। दूसरे को क्या बोला है? प्री ऑपरेशनल। तीसरा कंक्रीट। फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशन 12। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि एब्स्ट्रैक्ट कौन सा होगा, एब्स्ट्रैक्ट कहां सीखते हो, तो आप फॉर्मल में सीखते हो। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब मैंने बता दिया है, किसी चीज के पीछे का लॉजिक। वेरी गुड। नेक्स्ट अगली थ्योरी क्या है? Social learning. क्या हो रहा है? जो social, parents से, family से, teacher I don't मुझे जरूरत नहीं है, I don't need the example, only give me the theory. What is the point? Yes, good. यानी कि जो भी सोसाइटी से हम ऑब्जर्व करके गेन करते हैं वो लर्निंग होगी। नेक्स्ट थ्योरी शिवानी। वेरी गुड। मल्टीपल इंटेलिजेंसी किसने दिया? हॉवर्ड गार्डनर। क्या बोला उसने? हर किसी का ना अपना होता है, पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू तो होता है कि मेरे देखने का तरीका नहीं। सॉरी, मल्टीपल में होता है सर, ये जरूरी नहीं कोई इंसान किसी एक ही चीज में अच्छा इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस टेक्निकल, आईक्यू लेवल, आईक्यू लेवल, यानी कि सबके आईक्यू के लेवल क्या सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। कितने टाइप के दिए उन्होंने? 8। अच्छा मुझे बताओ इंट्रापर्सनल क्या होता है? इंट्रापर्सनल खुद का। नेक्स्ट थ्योरी। और कोई नहीं बोलेगा। नेक्स्ट थ्योरी। इससे आगे सोशल से आगे क्या पढ़ा है? थ्योरी से सोशल आगे मल्टीपल कोर्स के आगे मल्टीपल के आगे कॉग्निटिव पढ़ा है, बस डेवलपमेंट कॉग्निटिव और कुछ नहीं था। सो आज की क्लास यहीं पे ओवर। अभी भी 9 मिनट में से हमारे पास सिर्फ 4 मिनट में हमने रिवीजन किया है, सिर्फ 4 मिनट में। अब 1 मिनट और। सबसे पहले लर्निंग के बाद में आया आपका क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया? पेवलोव ने दिया। उसने क्या कहा कि एक अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ एक कंडीशनल स्टिमुलस को ऐड कर दो तो लर्निंग हो जाएगी। उसके बाद में कौन आ गया? ऑपरेंटल कंडीशनिंग आ गई, जिसे किसने दिया? स्किनर ने दिया। उसने क्या कहा कि किसी के बिहेवियर पे उसको रिवॉर्ड या पनिशमेंट देकर लर्निंग की जा सकती है। फिर जेन पियाजे आ गया, जिसने क्या दिया? कॉग्निटिव को, कि माइंड का डेवलप जो होता है वो प्रैक्टिस के माध्यम से होता है, ऑब्जर्व करना और प्रैक्टिस करना, और ये इंटरनल प्रोसेस है, हमारे माइंड का आंतरिक वर्किंग होती है इसमें। इसी के साथ में इसने 4 स्टेज दी। पहली स्टेज को 2 साल, दूसरी 2 से 11, तीसरी 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 12 के ऊपर की। पहली को क्या था बोला गया इसमें? सेंसरी मोटर, जिसमें हम सेंसेस के माध्यम से किसी नॉलेज को गेन करते हैं और सीखते हैं। दूसरा प्री ऑपरेशनल, जहां पे हम रेडी हो रहे हैं, जहां पे क्या होता है बच्चे के पास ईगो होता है, उसका ईगो हट ना हो जाए उस टाइम। वो 2 से 7 में होता है ना। और सेकंड स्टेज यही है, जब 2 साल का बच्चा होता है उसका ईगो जरूर, ये पॉइंट है,
इग्नोस्टिक, आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चा अगर आपने ईगो कर दिया और वो किसी की नहीं सुनने वाला तो कौन सी स्टेज होगी? सेकंड होगी। और उसका नाम क्या है? प्री ऑपरेशनल। थर्ड कॉन्क्रीट, जहां पे बच्चा किसी भी चीज को देखकर ही सीखेगा। उसे पिक्चर, पोस्टर, आदमी, इंसान कुछ तो दिखाओ तभी वो मानने वाला है। अगर आप किसी से बोलने लगो कि सनी देओल एक ऐसा इंसान है, बहुत तगड़ा सा, अच्छा सा है, जाट कास्ट में से है, ऐसा कुछ बोल दो, वो नहीं मानने वाला। उसे सनी देओल दिखना चाहिए तो वो मान सकता है। जैसे कि किसी पिक्चर में गोली का लगना, बच्चे को जब 2 से 7 साल का बच्चा होगा उसे यही रहता है कि गोली लगने से इंसान मर गया, मुझे भी लगता था। और फिर मैं नेक्स्ट मूवी में उस इंसान को देखता था, मुझे लगता था मैंने कि ये पिछले उस मूवी में मर गया, ये आया कैसे? एक छोटा बच्चा ऐसा सोचता है क्योंकि उसने क्या किया है? उसने कॉन्क्रीट नॉलेज को गेन किया है, अपनी एब्स्ट्रैक्ट को नहीं किया। अच्छा, जब उसे ये पता चल जाता है कि ये मरते नहीं है, ये गोली नकली होती है, ये एक्टिंग है, तो उसने क्या किया? एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को वहां से एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को गेन कर लेता है। और वो किस में लेके आएंगे हम? फॉर्मल में। और कंप्लीट हो गई, चारों स्टेप्स हो गए। इसके बाद में लास्ट वाली कौन सी चली थी? कौन सा था? बदल दी। मल्टीपल इंटेलिजेंसी। फॉरवर्ड गार्डनर ने दिया, बोला कि इंसान की लर्निंग सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं होती, आप उस तरीके इस तरीके से लर्निंग को जज नहीं कर सकते, हर इंसान की अपनी इंटेलिजेंसी अलग होती है। ठीक है, क्लियर है? 2 क्वेश्चंस देखा, 9 मिनट में कितने जल्दी से हमने 2 बार रिवर्स किया। क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन है, who among the following proposed the theory of multiple intelligence? आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जेन पियाजे, जेन पियाजे ने क्या दिया है? कॉग्निटिव डोमेन। और कितनी स्टेज दी है? 4 के आंसर। देयर आर हाउ मेनी स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? 4। ये तो मैं कह रहा हूं, मैंने हो गया आंसर 4। नेक्स्ट, which among the following is a cognitive character in learner? कोई भी मुझे बच्चा इसका आंसर बताओ। अरे मैंने तुम तो देख लोगे, गड़बड़ हो जाएगी। 7 क्या पूछा? आराम से सुनना, सिर्फ 1.5 मिनट बचा है। Which among the following, इनमें से कोई एक है जो कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट उसका कैरेक्टर है। कौन सा है? लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी, ज्यादा से ज्यादा देखना और सीखना। एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट, खुद से सीखना। बिलाइफ, चलो आगे। सेंसरी प्रेजेंटेशन, फर्स्ट वाला वेरी गुड। कॉन्क्रीट Very वाला good. सर सेकंड में है ना, वो तो सर मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। मैं बताता हूँ। 4 ऑप्शन। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, जो सीखने वाले हैं उनके लिए जो कैरेक्टर का यूज किया जाएगा वो इनमें से कौन सा है? तो सबसे बेस्ट पता है क्या होता है? और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता है, आपके लिए भी है। जिस चीज को आप देख के सीख सकते हो। अगर मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और मैं आपको एक्सप्लेन के साथ यहाँ पे एक चित्र बना के दिखा रहा हूं, तो वो ज्यादा लर्न होगा। विजुअल ज्यादा लर्न होता है। एक बात पता है क्या कही गई है? मैं इसके लिए आपको एक बात बोलता हूं, किसी भी चीज को लर्न करने के लिए जितने ज्यादा सेंसेस का यूज होगा उतनी वो चीज लंबे समय तक याद रहेगी। आप सिर्फ सुनोगे जल्दी भूल जाओगे, आप सुनोगे देखोगे लंबे टाइम तक याद रखोगे, आप सुनोगे देखोगे प्रैक्टिस करोगे और ज्यादा लंबे टाइम तक रखोगे, आप सुनोगे देखोगे प्रैक्टिस करोगे, किसी और को प्रैक्टिस कराओगे वो भूल ही नहीं सकते आप। और सेम आपको सेम आप पे डिपेंड करता है क्या? पढ़ाना। आपको खुद पढ़ना आता है नहीं आता है मायने नहीं रखता। अगर आपने किसी को पढ़ाना शुरू कर दिया तो आप पढ़ाओगे बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि उसे पढ़ाना तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसमें ध्यान लगाना पड़ेगा। अपने आप पढ़ रहे हैं, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया छोड़ के चल देते हैं, लेकिन अगर किसी को पढ़ा रहे हैं तो पॉइंट नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्या पता सामने वाला हमसे क्वेश्चन ही नहीं पूछे, उसे और डेप्थ जाके पढ़ना होता है। ठीक है, सो आज की क्लास करते हैं वो। सर इसका एग्जांपल है फिल्म दृश्यम। हाँ, जो हम देखते हैं वो फिल्म देखी आपने? पूरी दृश्यम फिल्म इसी चीज में फॉलो किया है। उसने मूवी से दिखाता है वो उनको हाँ, कि मूवी मैं से जा रहा हूँ, मैं 2 अक्टूबर को जा रहा हूँ, 2 अक्टूबर को पटरी के वो, तो वही सबको नजर आ रहा था जब बकवास मूवी से सारे रियल ऐसा सच में नहीं हो जा वो ये ऐसा होता है। तो एक मिनट आज की क्लास को करते हो, अब मिलेंगे मंडे। एंड याद रखना संडे में रिवीजन क्लास है, डोंट मिस द रिवीजन क्लास। नो पेन नो कॉपी, आई विल सेंड यू द मैसेज यू आई विल सेंड यू। अब थोड़ा अंदाजा हो जाएगा ना कुछ बता रहे हैं। अब मैं कल अभी हम डिस्कस करेंगे सर के साथ में, मैं बताऊंगा। मैं संडे में अगर कोई भी क्लास आपकी है जो फर्स्ट की या सेकंड की है
वो उस संडे नहीं होगी, याद रखना। उस संडे सिर्फ रिवीजन होगा जो भी हमने पढ़ा है पूरे वीक का। और मैं एक महीने में 2 बार ऐसी क्लास लगेगी, 2 संडे होगा आपकी क्लास से। आपकी क्लास से या तो पहले करेंगे या तो बाद में करेंगे। भाई रिवीजन क्लास में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 45 मिनट लगना है बस। उसमें क्या होता है, जो पॉइंट्स है ना, जो धुंधले हो जाते हैं वो फिर से धुल के साफ हो जाते हैं। ठीक है, चलो